कुछ स्किप कर गया। तो बच्चों, आज का ये क्वेश्चन है। 10 साल का है। एक टाइम लाइन आपके सामने है। और इस टाइम लाइन को बहुत इफेक्टिवली आप लोगों ने डील करना है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ सक्सेसफुल, इसका मतलब ये होता है कि आपको सक्सेसेस और फेलियर दोनों ने देने होते हैं। तो जिस चीज़ को आप लोग ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, उस चीज़ को आप ज़्यादा लिखते हैं, ये आप लोगों को पता है। और जो आप फेलियर की तरफ जाते हैं तो उनको आप कम लिखते हैं। यहाँ पर हम बैलेंस रखते हैं, 3 और 3 की कॉम्बिनेशन का। सक्सेसेस हम ज़्यादा लिखेंगे और फेलियर्स हम कम लिखेंगे, अगर हम कंटेंट के हिसाब से बात करें। तो ओवरऑल हमारे पास बॉडी पैराग्राफ कितने हो जाएंगे? 6। एक हो जाएगा इंट्रोडक्शन और एक हो जाएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन के आपके 2 मार्क्स होते हैं। और बाकी जो 3 सक्सेसेस 3 फेलियर्स हैं, इनके आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट गवर्नमेंट्स की अगर बात आती है तो 1948 और 58, इन टाइम पीरियड के बीच में आपको 3 स्लॉट्स नजर आएंगे। एक नजर आएगा ख्वाजा नाजिमुद्दीन का। ख्वाजा नाजिमुद्दीन उस वक्त गवर्नर जनरल होते हैं और लियाकत अली खान कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। अब इनमें से कोई भी आपको नाम पूछ लिया जाए तो आप उस क्वेश्चन को वैसे ही अटेम्प्ट करेंगे जैसे कि ख्वाजा नाजिमुद्दीन के बारे में पूछा जाए तो आपने वही इंफॉर्मेशन लिखनी है जो पैराग्राफ में आपको नज़र आ रही है। और अगर लियाकत अली खान के बारे में पूछी जाए तो भी आपने वही इंफॉर्मेशन डालनी है जो कि ख्वाजा नाजिमुद्दीन के टाइम पीरियड के हिसाब से, गवर्नर जनरल के हिसाब से नज़र आती है। और फिर अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरा फेज़ हमें मिलता है मलिक गुलाम मोहम्मद का। और फिर तीसरा फेज़ हमें मिलता है सिकंदर मिर्ज़ा का। ये 3 फेजेस हमें मिलते हैं। हम 3 फेजेस के हिसाब से इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बच्चे ये कहते हैं कि सर, 3 अगर हमारे पास सक्सेसेस होंगी तो हम क्या 3 पैराग्राफिंग्स कर रहे हैं? बिल्कुल सही है, ऐसे ही कर दीजिए। आपको सामने जो नज़र आ रहे हैं उसमें 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एक प्रोडा का और एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। जिसको मैंने हाईलाइट किया है बच्चों, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम जब सक्सेस के बारे में बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारे पास सक्सेस के तौर पर आ जाएगी। और जो ऊपर प्रोडा है उसको हम फेलियर के तौर पर लिख देंगे, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो सक्सेस में भी आ रहा है और फेलियर में भी आ रहा है। तो हम किसी भी कंफ्यूजन को अवॉइड करते हुए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ आप लोगों की क्लैरिफिकेशन के लिए मैं बता रहा हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या थी? 14 मार्कर क्वेश्चन में हमेशा जब भी हम किसी इवेंट के बारे में लिख रहे होते हैं तो उसको ऐसे ही डील करते हैं जैसे 4 मार्कर क्वेश्चन को कर रहे होते हैं। यहाँ पर भी आप लोग देखिएगा, अनदर इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट, इसको छोड़ दीजिए, आप सिर्फ ये कहिएगा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ लियाकत अली खान वॉज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच वॉज पास बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1949। ठीक है, इसमें था क्या? इट कंटेन द प्रिंसिपल्स, उसूल ऑन विच द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हैड टू बी बेस्ड। इसको भी जरा देखिएगा कि मतलब क्या बनता है। सॉरी बच्चों, गला आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की मैं बात कर रहा था कि ये क्यों प्रेजेंट की गई है। देखो, पाकिस्तान का अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। 1947 में जब पाकिस्तान ने कॉन्स्टिट्यूशन पर काम करना शुरू किया तो उस वक्त तक किसी और कॉन्स्टिट्यूशन को वो फॉलो करते थे। और वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था? अंग्रेज़ों का। और जब तक हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन ना बना लें उस वक्त तक हम अंग्रेज़ों के कॉन्स्टिट्यूशन पर डिपेंडेंट होते हुए ब्रिटिश जो मोनार्क है उसकी डायरेक्शंस लेते रहेंगे। तो टेक्निकली ब्रिटिश एम्पायर के हम अभी भी हिस्से होंगे। जैसे ही हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे, जैसे कि 1956 में हमने बनाया, तब जाकर हमें टेक्निकल इंडिपेंडेंस मिली है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारी जो स्ट्रगल है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वो आपको सबसे पहले किसकी तरफ से नजर आती है? लियाकत अली खान की तरफ से, जिसने इस फ्यूचर वाले कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक बेस तैयार की है। और उस बेस का नाम उसने क्या रखा है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसमें उसने कोर प्रिंसिपल्स रख दिए, बेसिक प्रिंसिपल्स रख दिए। और बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है? प्रिंसिपल का मतलब होता है उसूल। ठीक है, ए एल वाला नहीं है, एल ई वाला है, प्रिंसिपल, PLE। ठीक है, उसूल। ये उसने ऐसे उसूल रखे हैं कि फ्यूचर में जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो उसकी बुनियाद है या उसके अंदर कौन से पॉइंट शामिल होंगे? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के पॉइंट शामिल होंगे। क्यों? ये बिल्कुल ही बेसिक है।
अब ये बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें क्या थी उसके बारे में हम बात करते हैं। ये थी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो पूरे मुल्क में लगाई जाएगी। इसका मतलब ये है कि हर प्रोविंस को अपनी अपनी अथॉरिटी दी जाएगी कि अपने मामलात खुद देखो, फंड्स तुम्हारे, काम तुम्हारा, हम कोई इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे सेंटर वाले। ठीक है, एक तो ये उसूल होगा। दूसरा, आपको जितनी भी यहाँ पर माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम्स हो या नॉन मुस्लिम्स हो, सबको अपनी अपनी रिलीजियस लाइफ आज़ादी से ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा। दो, तीसरा, हम कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे कि जुडिशरी यानी कि अदालत अदलिया के कामों में पॉलिटिशियंस या जो गवर्नमेंट है उसमें इंटरफेयर करें। कभी भी नहीं करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट हो। ना जज साहब के पास पॉलिटिशियन जाए कि देखो मेरे पास पैसा बहुत है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ना ही जज साहब ये कहें कि भाई फैसला मेरे हाथ में है, देख लो, मेरा अगर ख्याल रखोगे तो फिर मैं तुम्हारे हक में फैसला दे दूंगा। तो ये दोनों तरफ से ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल भी नहीं होंगी। ठीक है। और इसके अलावा फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स जो है वो दी जाएंगी। क्या कहा गया कि हम तमाम लोगों को बेसिक जो राइट्स हैं वो देंगे। ठीक है। तो ये जो किया गया था, बेस तैयार की गई थी। इस बेस को तैयार करने के लिए जो लियाकत अली खान ने इतनी मेहनत की थी, तो उन्होंने इसको कहा कि यार ये जो हमने काम किया है ना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का, वो पाकिस्तान बनने के बाद दूसरा बड़ा काम हमने किया है। सबसे पहला काम हमने क्या किया था, पाकिस्तान बना दिया मुसलमानों के लिए एक ऐसी ऐसा ख्वाब जो हकीकत हमने बना दिया। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने कभी की है वो कौन सी की है, पाकिस्तान के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमने बेस बना दिया और उसका नाम क्या हमने रखा है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो लियाकत अली खान के मुताबिक ये दूसरा बड़ा काम था इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब इसमें था क्या वो तो हमने मेंशन कर दिया, लेकिन ओवरऑल इसकी लुक जो बनती है वो क्या बनती है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को आधा इस्लामी, आधा वेस्टर्न, इस तरह से फ्यूज किया गया था। यानी कि जिस तरह मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल या ओरिएंटल कॉलेज बनाया गया था सर सैयद अहमद खान की तरफ से, फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर दो चीज़ों को मिला लिया गया। एक कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशन आप वेस्ट का ले रहे हैं और यहाँ पर जो इस्लामिक जो आपकी नॉर्म्स है उसको उसके अंदर मर्ज कर रहे हैं। ठीक है बेटा। ये हो गई आपकी क्या पहली सक्सेस। किसके दौर में हुई है, लियाकत अली खान के दौर में हुई है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ख्वाजा नाजिमुद्दीन जब गवर्नर थे उस दौर में क्या इंपॉर्टेंट काम हुआ, तो आप ये कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुई। ऐसा क्यों कहेंगे, क्योंकि ख्वाजा नादिमुद्दीन जब गवर्नर थे, गवर्नर जनरल, फिर लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है। और लियाकत अली खान जैसे ही प्राइम मिनिस्टर उनको गोली मार दी गई, तो उसके बाद ख्वाजा नाजिमुद्दीन जो है वो क्या बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए। और जो मलिक गुलाम मोहम्मद है वो गवर्नर जनरल बन गए। लेकिन ये टाइम कब स्टार्ट होता है, ये 1951 अक्टूबर के मंथ के बाद से स्टार्ट होता है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया, ये पहली अचीवमेंट, कोई इशू तो नहीं है इसमें। नो सर। नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। मलिक गुलाम मोहम्मद, वैसे तो मुझे ये बहुत जहर लगता है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम सक्सेसेस की बात कर रहे हैं इसलिए अब इसकी तारीफ करनी पड़ेगी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं, नाम कितना प्यारा है और बस ज़ात कैसी है। इसको मैंने एक नाम दिया था, अगर तुम लोगों को याद हो, मैंने स्कूल में नाम इसको दिया था, खबीस है, खबीस। ठीक है। तो चलें इस पर बात करते हैं। मलिक गुलाम मोहम्मद जो है, जब रूल में आता है उसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है अक्टूबर 1951 से लेकर 1954 तक। ठीक है। ये हो गया तकरीबन 3 साल का अरसा। इस 3 साल के अरसे में इसके बैकग्राउंड की मैं बात करता चलूँ। मलिक गुलाम मोहम्मद लियाकत अली खान के टाइम पीरियड में फाइनेंस मिनिस्टर था। अब फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते उसको बिजनेस का, रेवेन्यू का, कॉमर्स का ज़बरदस्त पता था। सारी ऊंच नीच इस चीज इस बंदे को पता होती थी। तो ये वाली जो चीज़ है उसको उसने इफेक्टिवली यूज़ करते हुए इसने क्या किया,
सेकंड ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो प्रेजेंट किया। मलिक गुलाम मोहम्मद के दौर में सेकंड ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट हुआ है। अब आप कहेंगे सर ये क्या भला है। देखो, सबसे पहले जो है 1949 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये काम किया गया कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए। फिर उसके बाद 1950 में लियाकत अली खान ने फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जो कि एक्सेप्ट नहीं हुआ। और फिर मलय गुलाम मोहम्मद के दौर में 1952 में सेकंड ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट किया गया, जो भी मंजूर नहीं हुआ। क्यों नहीं मंजूर हुआ? क्योंकि अगर मंजूर हो जाता तो इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक स्टेप आगे बढ़ जाते और बन जाता जल्दी से। नहीं हुआ। बहरहाल, सक्सेस ये है कि इस बंदे ने पाकिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की एफर्ट जारी रखी है और मजीद बेहतरी लाने की कोशिश की है। किस बंदे ने? मलिक गुलाम मोहम्मद ने। अच्छा, ये तो इसने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड काम कर लिया। अब जो उसका तजर्बा था, जो कि फाइनेंसेस में था, उसका उसने क्या काम किया ये देखते हैं। इस बंदे ने 1950 में, ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग में हिस्सा लिया था। और आपको पता है कि 1950 में मलिक गुलाम मोहम्मद जो है वो तो लियाकत अली खान की गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहा था। तो उस वक्त उसने प्लानिंग कमीशन जो है वो डिवाइस किया था 1950 में। ठीक है। लेकिन जब 1951 स्टार्ट हुआ, जब इसका अपना दौर स्टार्ट हुआ, तो उसने क्या किया? 6 ईयर प्लान जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया पाकिस्तान में। अब आप कहेंगे सर ये 6 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान ये क्या होता है? बच्चों मैं बता दूं, ये टारगेट्स होते हैं। जैसे बैंक वाले जो है ना, क्रेडिट कार्ड सेल आउट करने के लिए या फिर लोगों में बांटने के लिए अपने अपने एजेंट्स को जो है वो टारगेट देते हैं, तो इसी तरह यहाँ पर भी एक गवर्नमेंट को एक टारगेट मिला है। और वो टारगेट क्या है कि 6 साल के अंदर अंदर हम अपने एग्रीकल्चर को, आज अगर 50% है, तो हम उसको कहाँ तक लेके जाएंगे? 60% तक लेके जाएंगे। फ्यूल एंड पावर, हमारी जो फ्यूल की या पावर की कंजम्पशन या प्रोडक्शन है, वो आज 25% है, तो हम उसको 30% पर लेके जाएंगे। ये क्या है? टारगेट्स हैं। इंडस्ट्री एंड माइनिंग है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, और लोगों की बेहतरी के लिए सोशल अपलिफ्ट स्कीम्स हैं। इन सब में हम काम करेंगे। हमारा टारगेट क्या है कि 6 साल बाद हम इसको इस लेवल तक पहुंचा देंगे। अब ये 6 साल बाद का टारगेट क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह पर है जहां कभी किसी साल बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, फ्लड्स आ जाते हैं, टारगेट अचीव नहीं होता। ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन चल रही होती हैं, तो उसकी वजह से भी आपका ना एग्रीकल्चर चलता है, ना आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है। फिर कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई, कोई फड्डे हो गए, कोई आपस में लड़ाइयाँ हो गई, तो क्या होगा? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आपकी ब्लॉक हो जाएगी, और फिर उस पर भी काम नहीं हो सकेगा। फर्ज करो रोड बना रहे हैं, रोड बनाने के लिए आपने अच्छा खासा जो है वो टाइम स्लॉट तैयार करके रखा हुआ है, लेकिन बीच में कोई धाड़े ला जाते हैं, या फिर आपका सामान जो है उठा लेते हैं, या फिर वहाँ पर अपने धरना दे देते हैं, तो ऐसे में तो आपका टारगेट अचीव नहीं हो सकता। तो कोई बात नहीं, इस साल नहीं तो अगले साल सही। तो हर साल जो है ये बार बार इसको जो है ना उसको देखते हैं, और फाइनली छठे साल पर जाकर उस प्लान को जो है उसको कंक्लूसिवली देखते हैं कि हमने कितना उसमें अचीव किया, कितना नहीं किया। अब आप लोग कहोगे सर इस बीच में ये लोग इस चीज़ को चेक नहीं करते हैं कि हमारे टारगेट्स अचीव हुए हैं या नहीं हुए? हाँ हाँ, ये लोग करते हैं। और इसके लिए 1951 में नहीं बल्कि 1953 में एक प्लानिंग बोर्ड बनाया गया। और उसका काम क्या था? रिव्यू करना, कितनी डेवलपमेंट हुई है, कहाँ कहाँ हुई है, कितनी उस पर खर्चा किया गया है, क्या वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। ये सारा काम किसका है? प्लानिंग बोर्ड का है। ठीक है बच्चों, ये इसने पहला काम किया, बल्कि दूसरा काम किया। और तीसरा काम इसने क्या किया? 1952 में पाकिस्तान के ईस्ट में पहली मर्तबा नारायणगंज के इलाके में उसने जूट, जिसको उर्दू में पटसन कहते हैं, उसका एक प्लांट खोला है। अब आप कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, हमें उसको क्रेडिट दे रहे हैं। बच्चों, सारे के सारे जूट प्रोसेसिंग प्लांट्स कहाँ पर थे? वेस्ट बंगाल में थे, कलकत्ता में थे। और कलकत्ता किसको मिल गया? इंडिया को मिल गया। प्लांट जो है जूट का वो कहाँ पर बन रहा है, कहाँ पर उग रहा है, इसकी ग्रोथ कहाँ पर हो रही है? ईस्ट बंगाल में, या ईस्ट यानी कि बांग्लादेश में हो रही है, ईस्टर्न पाकिस्तान में हो रही है। और इसकी प्रोसेसिंग कहाँ पर हो रही है? कलकत्ता के अंदर। तो
ये वो चीज़ थी जिसकी वजह से इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान को एक भी जूट प्रोसेसिंग फैक्ट्री नहीं मिली। आज 1952 में पाकिस्तान ने पहली मर्तबा अपनी फैक्ट्री बना ली है। तो इससे क्या होगा, न सिर्फ लोकली इंडस्ट्रियल सेक्टर बूस्ट करेगा बल्कि फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स भी होंगी। आप लोगों को तो पता होगा कि जूट जो है वो किस चीज़ में इस्तेमाल होता है। वो रस्सियाँ बनाने में होता है, वो टाट बनाने में होता है, बोरियां बनाने में होता है, और इसके अलावा जो मैट्स होते हैं उसको बनाने में इस्तेमाल होता है। ये बड़ा रफ किस्म का, बड़ा टफ किस्म का जो है एक फाइबर होता है। तो ये फाइबर दुनिया भर में कहीं और से मिलता नहीं है। ये कहाँ से मिलता है? बंगाल से मिलता है, बांग्लादेश से मिलता है। तो इसीलिए जूट जो है यहाँ का सबसे ज़्यादा मशहूर। और ज़्यादा मशहूर होगा तो उसको कहाँ पर प्रोसेस करेंगे? अपना ईस्ट पाकिस्तान में प्रोसेस करके दुनिया भर में उसको बेचेंगे। ठीक है। तो ये कब की बात हो रही है? ये इंडिया के मतलब पार्टीशन के बाद की बात हो रही है। उससे पहले भी ये दो लोग आपस में एक दूसरे के साथ क्योंकि लिंक थे, एक ही प्रॉमिस था ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल का। इस वजह से आपस में इंटरडिपेंडेंस इनकी ज़्यादा थी। पाकिस्तान बनने के बाद फिर फैक्ट्रियाँ अलग और प्लांट्स अलग। इसके अलावा मलिक गुलाम मोहम्मद के दौर में एक और अच्छा काम हुआ, और वो कौन सा था? नेचुरल गैस की डिस्कवरी हुई है। सुई गैस जो है ना वो यहाँ पर डिस्कवर हुई है। इसको किसने डिस्कवर किया है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने। क्योंकि ये इसके दौर में हुआ है, मलिक गुलाम मोहम्मद या ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की टाइम पीरियड में। इस वजह से ये उस दौर की सक्सेस बनती है। अब आप कहोगे इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि आप जो इंडस्ट्री में कोयला जलाते थे, इंपोर्ट करते थे, वो कोयला एक तो इतनी अच्छी क्वालिटी का होता नहीं है, पोल्यूशन भी होता है, इंपोर्ट करने का खर्चा भी ज़्यादा होगा। जब आपके पाकिस्तान के अंदर उससे बेहतर फ्यूल आपको मिल रहा है नेचुरल गैस की सूरत में, तो आप उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे? इससे क्या होगा, क्योंकि सस्ती है ये सस्ता फ्यूल है, तो इसकी वजह से इंडस्ट्रियां ज़्यादा से ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगी क्योंकि उनको उसमें बचत नज़र आएगी। बचत वाली जो चीज़ है पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाएगी। यही वो चीज़ है जो कि मलिक गुलाम मोहम्मद के सक्सेस में चली जाती है। ठीक है बच्चों? हाँ या ना भी कह दो। यस सर। ओके। यस सर। अब आते हैं इस्कंदर मिर्ज़ा के दौर में। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर हमें तीन टिक्स नज़र आ रही हैं। तो तीन टिक्स नहीं, आप लोगों को सिर्फ एक टिक पर काम करना है क्योंकि हमने तो तीन सक्सेसेस करनी थी अलग अलग। कौन सी? लियाकत अली खान की, फिर उसके बाद मलिक गुलाम मोहम्मद की, फिर इस्कंदर मिर्ज़ा लियाकत की। अली खान, मलिक गुलाम मोहम्मद और एक ये सिकंदर मिर्जा। क्या हो गया उसको? आप क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा बेटा, आप क्या कह रहे हैं? शहजादे, बताओ तो सही, गुम क्यों हो जाते हो? मुझे लगता है बैग में। आप हाँ। मुझे बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ, तुम क्या पूछ रहे थे? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा नहीं था, मैं आंसर कर रहा था। ओके 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 ओके। ठीक 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 ठीक, हो गया। चलो अब आते हैं इस्कंदर मिर्ज़ा पर। इस्कंदर मिर्ज़ा जो है उसमें से हम ये पहला वाला पैराग्राफ उठाएंगे। बाकी को गोला मारो, गोली नहीं गोला मारो। क्यों? क्योंकि हमारे तीन स्टेप्स होंगे सक्सेसेस के और तीन स्टेप्स होंगे फेलियर्स के। अब इसमें सक्सेस जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये जो 1 यूनिट स्कीम है ना, मैं इसकी वाट लगाऊंगा, इसको सक्सेस में काउंट नहीं करूंगा। अंडर इस्कंदर मिर्ज़ा द फर्स्ट एवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वॉज इंट्रोड्यूस्ड। बहुत बड़ी अचीवमेंट है बच्चों, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हम लोगों ने बहुत पापड़ बेले हैं। 1947 से 56 तक का टाइम गुजारा है। 9 साल गुजार दिए, 9 साल बहुत ज़्यादा है बच्चों। ये एक बड़ी अचीवमेंट। और दूसरी बड़ी अचीवमेंट, बंगाली और उर्दू दोनों को स्टेट लैंग्वेज के तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि वेस्ट बंगाली, वेस्ट पाकिस्तानी तो पहले से ही खुश, वो क्या कहते हैं, खुश थे कि उर्दू जो है वो वेस्ट पाकिस्तान को सर्व कर रही है। लेकिन ईस्ट बंगाली या ईस्ट पाकिस्तानी, उनको तो सबसे ज़्यादा जो है इस पर चिढ़ होती थी कि उर्दू क्यों, उर्दू क्यों। तो बाकायदा इन लोगों ने फिर प्रोटेस्ट भी शुरू किए थे, और प्रोटेस्ट करने के बाद वायलेंस भी हो गया था। वायलेंस में कुछ लोग भी इनके मारे गए थे। अब तो ये रोज़ाना जो है ना, हर साल
हर साल ये जो है ना इस दिन को मनाते थे कि हम बंगाली डे मनाएंगे, मतलब बंगाली ज़रूर ज़रूर इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने इवेंचुअली बंगाली को इंट्रोड्यूस करवा ही लिया। बंगाली और उर्दू दोनों अब होंगी नेशनल लैंग्वेजेस। ठीक है। तो ईस्ट पाकिस्तान इज सेटिस्फाइड, वेस्ट पाकिस्तान इज वैसे ही सेटिस्फाइड कि चलो शुक्र है, कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, सुप्रीम लॉ तो बन गया, अब सब लोग उसको फॉलो करेंगे, अब अपना हमारा प्रेसिडेंट होगा, हम टेक्निकली ब्रिटिश क्लचेस से आज़ाद हो गए। बहुत अच्छे। अब इससे और क्या फ़ायदा होगा? ये जो लिंग्विस्टिक डिवाइड्स हैं, यानी कि बंगाली और उर्दू या फिर दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं उनके बीच में हमेशा होता है ना, दूर दूर रहते थे, ये दूर दूर रहने वाला सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। क्यों? आप दोनों आ गई हैं, दोनों आ गए हैं तो ठीक है, गुजारा करो दोनों आपस में, एंड प्रमोट यूनिटी विद इन द कंट्री। तो दोनों को एक स्टेटस मिल गया। आप पूरे मुल्क में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान एक होकर रहेंगे, ये फ़ायदा हो जाएगा। इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान का नाम क्या होगा? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और इसमें यह भी कहा गया था कि प्रेसिडेंट जो है वो हर सूरत में मुसलमान होगा। अब हर सूरत में मुसलमान होगा, ये जब इन्होंने कहा है तो उसको यहाँ के जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, उलेमा ने, उन्होंने कहा थैंक यू सो मच, आप लोगों ने आखिरकार पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह को फॉलो कर लिया, इससे पहले नहीं हो रहा था। तो उलेमा जो है वो भी खुश हो गए। ठीक है। तो इसकंदर मिर्ज़ा की सक्सेस आपको इस तरह से मिल जाती है। आते हैं अब फेलियर पर। फेलियर में लियाकत अली खान का पहला फेलियर जो मैं बताऊंगा वो क्या है? प्रोडा। ऊपर वाले को आप छोड़ दो कि फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल कमेटी रिपोर्ट को क्यों क्रिटिसाइज किया गया था, लीव इट। हम बात कर रहे हैं प्रोडा की। PROGA, पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट। अब आप कहेंगे सर क्या समझ में नहीं आया? पब्लिक ऑफिशियल कौन है? सरकारी ऑफिसर। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर ये कौन है? ये सियासी बंदा है जो वोट लेकर आया है और असेंबली में बैठा हुआ है। मैं फिर बता रहा हूँ, एक सरकारी अफसर है, वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है। और एक है क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर। ये कौन है? ये वोट लेकर आया है, वो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली हो सकता है, वो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है। डिसक्वालिफिकेशन एक्ट मतलब डिसक्वालीफाई कर दो उसको, क्वालिफाइड नहीं, डिसक्वालीफाई कर दो। क्यों? क्योंकि उसने करप्शन की है। लियाकत अली खान ने कहा कि भाई अगर किसी ने भी कोई करप्शन की तो उसको 5 से 10 साल के लिए निकाल दिया जाएगा। किससे निकाल दिया जाएगा? सरकारी सीट से निकाल दिया जाएगा, या फिर सियासत में उसको हिस्सा ही नहीं लेने दिया जाएगा। वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर MNA MPA बन ही नहीं सकता जिसने करप्शन की। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हुआ क्या? इस प्रोडा को बार बार मिसयूज किया गया। लियाकत अली खान जिंदा थे उस वक्त तक तो ठीक है, सही चल रहा था। लेकिन जैसे ही इसके बाद मलिक गुलाम अहमद आया, उसने तो बस सब पॉलिटिशियंस जो है जो कि उसके अगेंस्ट थे, उसके अगेंस्ट इसको मिसयूज किया। करप्शन के चार्जेस में, भाई तो 2 नंबरी कर रहा है, बस तो तेरे ऊपर केस जो है ना दायर करूंगा। तो ऐसे में प्रोडा वॉज मिस यूज बाय द पोलिटिकल एलीट। ठीक है। ताकि असेंबली के अंदर उनकी ज़्यादा से ज़्यादा लय हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी रख रखाव, और अपोजिशन को साइलेंट करने के लिए ये मूव्स थी। तो ऑब्वियसली ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थी, अगेंस्ट द विजन ऑफ जिना थी। और प्रोडा जो कि अच्छे इंटेंट के साथ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आवाज़ आ रही है बच्चों?
जी जी, आ रही है, आ रही है। बस ये थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हुआ था, पता नहीं क्या मसला हो गया था। और उसके बाद मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी। अब जाकर देखा तो माइक बंद हो गया था ऑटोमेटिकली। चलो म्यूट पे खैर। थे सर, आप म्यूट पे थे। मैं म्यूट पर कितने अरसे के लिए था, कितनी देर के लिए? सर 15 से 20 घंटा। सेकंड के लिए। 15 से 20 मिनट? सर नहीं नहीं सेकंड्स। सर, अच्छा, नहीं नहीं, सेकंड। सेकंड। सेकंड सेकंड। अच्छा, शुक्र है शुक्र है, मेरी जान क्यों निकाल रहा है भाई। 15 से 20 मिनट तो मैंने कहा है गया। अब इसके बाद इस्लामियत की भी क्लास लेनी है, मेरी एनर्जी जो है ना सारी ख़त्म हो जाएगी इस तरह तो। चलो खैर। ये हो गया प्रोडा। प्रोडा का मैं आप लोगों को कह रहा था कि इसको मिसयूज़ किसने किया। अब मलिक गुलाम मोहम्मद ने किया, बड़ा डैश आदमी था। वो आपको याद होगा 1954 और 55 में उसने क्या किया था। अपना मोहम्मद अली बोगरा जो है उसको उसने पपेट के तौर पर यूज़ करना शुरू किया था। लेकिन जैसे ही ये श्रीलंका गया विजिट करने के लिए, तो मोहम्मद अली बोगरा बोगरा जो है, बोगड़ा में कह रहा हूँ, अच्छा, मोहम्मद अली बोगरा जो है वो उसने बाकी ऑफिशियल्स के साथ मिलकर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर एक बिल पास करवाया और उसने प्रोडा को ख़त्म करवा दिया। अब प्रोडा कौन मिसयूज कर रहा था? गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद। उसने क्या कर दिया, उसको खत्म करवा दिया। वो बंदा वापस आया, उसने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी पावर्स को कम करने की। इसका मतलब ये। अच्छा, उसने फिर क्या किया, उसने प्राइम मिनिस्टर को भी हटा दिया और पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को घर भेज दिया, मतलब उसको डिसमिस कर दिया। गवर्नर जनरल था ना, सारी पावर्स उसके पास थी। तो ये वो चीज़ थी जिसको मलिक गुलाम मोहम्मद ने मिसयूज़ किया। तो प्रोडा का आपको ये कबीह चेहरा, ये बुरा चेहरा आपको नज़र आता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका पहला पॉइंट फेलियर का। किसके दौर में? उसी बंदे के, ख्वाजा नाजिमुद्दीन एज गवर्नर जनरल एंड लियाकत अली खान एज प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। आगे आते हैं मलिक गुलाम मोहम्मद के दौर में। इसके दौर में एक बंदा होता था, बड़ा दरवेश किस्म का बंदा होता था। नाम क्या है उसका? ख्वाजा नाजिमुद्दीन। ख्वाजा नाजिमुद्दीन जो है, आप ये कह लेंगे बस वो बच्चों को कहते हैं ना अल्लाह मियाँ की गाय, बिल्कुल वैसे ही सुन सन्नाटा। इस बंदे ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर तो बन गया किसके कहने पर? मलिक गुलाम मोहम्मद के कहने पर। इतना भोला इंसान था। ये प्राइम मिनिस्टर बन गया, लेकिन इससे चीज़ें काबू नहीं हो रही है। अगर इससे चीज़ें काबू नहीं हो रही है तो इसका मतलब है इल्ज़ाम ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर पर बल्कि गवर्नर जनरल पर भी आएगा। तो गवर्नर जनरल कौन है? वो मलिक गुलाम मोहम्मद है। मलिक गुलाम मोहम्मद जो है उसके दौर में ये मसले हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको रिलेट कर सकता हूँ, मैं सिवियर फूड शॉर्टेज की भी बात कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एक कादियानी वाला इशू जो है वो ज़्यादा मज़े का लग रहा है। कैसे? एंटी कादियानी मूवमेंट जो है वो लॉन्च की गई इसी के टाइम पीरियड में, जब मलिक गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल था और ख्वाजा नाजिमुद्दीन जो है वो जो प्राइम मिनिस्टर था। हुआ क्या कि ये जो कादियानी होते हैं, जिनको अहमदी भी कहते हैं, लाहौरी भी कहते हैं, और ये कौन लोग होते हैं? ये ऐसे लोग होते हैं जो कि पूरी तरह से मुसलमान लगते हैं, सब मुसलमान, सब कुछ A to Z। लेकिन एक इनका बिलीफ पर है, सर ये और तो वो नकली होते हैं, दिखावा करते हैं बस। बाकी बच्चों को अहमद की आवाज़ समझ में आई बच्चों? मुझे तो नहीं समझ में आई। नहीं, मैंने नहीं बोला सर, कि नहीं है। वो तो बस ड्रामे करते हैं ना मुसलमान होने के, उनके अलग बिलीव्स होते हैं हाँ जो हाँ। इस्लाम के अगेंस्ट है। अच्छा अच्छा, अब आपकी आवाज़ साफ आ रही थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको मैं कंप्लीट। ओके। अच्छा, तो मेरे बच्चों, अहमदी कौन होते हैं? अहमदी, लाहौरी, ये कौन होते हैं? ये वो सो कॉल्ड मुसलमान थे उस वक्त, जो अपने आप को पूरी तरह से प्रिटेंड करते थे मुसलमान, लेकिन मुसलमान थे नहीं। वाई? बिकॉज दे डिड नॉट हैव अ बिलीव ऑन द लास्टनेस ऑफ होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम। मतलब खत्म नबूवत के अगेंस्ट हैं ये लोग। जो खत्म नबूवत के अगेंस्ट हुआ वो तो मुसलमान नहीं हुआ। लेकिन उस वक्त इस किस्म की कोई लेजिस्लेशन नहीं थी। लेजिस्लेशन आई है तो कब आई है? दैट इज इन द टाइम पीरियड ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम पीरियड में 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन आया। और 1974 में जो पहली अमेंडमेंट इन्होंने की है वो किस चीज़ की थी? अरे इन कादियानियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करो। अब ये उसने नहीं किया, क्या कहते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सिर्फ नहीं किया। इस पर
पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो अग्रीड थी कि यार इन लोगों को हमने नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करना ही करना है। ठीक है। तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये अहमदियों के और यहाँ पर खाकसार तहरीक, उनके बीच में जो है वो फड्डे हुए। और ये फड्डे जो है वो एक शहर के अंदर महदूद महदूद थे। और लाहौरी जब हम इसको कहते हैं ना, तो ये लाहौर शहर के अंदर जो है ये आपस में स्कफल्स इनकी हो रही थी। इन स्कफल्स का रिजल्टेंट क्या हुआ कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पुलिस से संभल नहीं पाई। जब पुलिस से वो चीज़ नहीं संभली, तो इन लोगों को काबू कैसे किया गया? मलिक गुलाम मोहम्मद को किसको बुलाना पड़ा? आर्मी को बुलाना पड़ा। मार्शल लॉ इम्पोज किया गया। अब आप कहेंगे सर मार्शल लॉ तो पूरी कंट्री में होता है। नहीं, मार्शल लॉ किसी भी ऐसे एरिया में जहां पर बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो वहां पर डिक्लेयर किया जा सकता है। हमने ईस्ट पाकिस्तान में भी किया है मार्शल लॉ को डिक्लेयर। अब ऐसा नहीं है कि पूरी कंट्री में, ईस्ट पाकिस्तान में हम कर चुके हैं। इसी तरह इससे पहले यहाँ पर लाहौर में भी हुआ। तो पुलिस की नाकामी की वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट मार्शल लॉ डिक्लेयर कर रही है, मार्शल लॉ डिक्लेयर कर रही है, न्यूमरस अरेस्ट इंश्योर कर रही है, राइटिंग को कंट्रोल कर रही है। क्यों? क्योंकि मिलिट्री मिलिट्री फौजी बूट जहाँ पर आया ना, बस उसके बाद सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाती हैं। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है यार, कंट्रोल हो गया ना बस जान छूटी। लेकिन ये किस चीज़ को इनवाइट करने का एक शाफसाना बना है? दैट इज़ मिलिट्री। तो मिलिट्री को एज ए, वो कहते हैं ना, नजरिया ज़रूरत के तहत उनको ये एक स्पार्क मिल गया है कि हम हैं तो गवर्नमेंट्स हैं। ये कहाँ से सिलसिला स्टार्ट हुआ है? मलिक गुलाम मोहम्मद के टाइम पीरियड से स्टार्ट हुआ है। अगर ये मिलिट्री को कॉल नहीं किया जाता, ये मार्शल लॉ नहीं लगाया जाता, तो अयूब खान की हिम्मत भी नहीं होती कि वो मार्शल लॉ के लिए उसको चूज किया जाता, क्योंकि इसकी बेस बन गई थी ना। बेस जब बन जाती है तो इसका मतलब क्या है कि उनको बहाना मिल गया है। वो बहाना 1953 का है। दैट इज, ये जब कादियानियों के अगेंस्ट ये मूवमेंट चली थी, और उसको कर्ब करने के लिए मिलिट्री को यहाँ पर लाया गया। तो मिलिट्री बाद में जब जब आई है, तो सब ने किसको लान तान किया है? मलिक गुलाम मोहम्मद को, कि इस डैश बंदे की वजह से मिलिट्री आई है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका एंटी कादियानी मूवमेंट। और इसमें आप फिर एक और भी बात कर सकते हैं कि ये इतना दरवेश बंदा था कि इससे फूड शॉर्टेज है वो भी कंट्रोल नहीं हो सकी। 2 साल का ड्राउट चला। 2 साल के ड्राउट में वीट हुई ही नहीं। जब वीट नहीं होगी तो आपकी स्टेपल डाइट है, स्टेपल डाइट आपके पास अवेलेबल नहीं होगी, लोग तो खाने को तरस जाएंगे। अब आप ये नहीं कहिएगा सर चिकन खा ले। ठीक है, जब फूड या वीट की या ड्राउट की कंडीशन होती है तो खाने पीने की चीज़ें कम हो जाती हैं। तो पाकिस्तान को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री होते हुए, वैसे भी 1950 में हम लोगों ने यूएसए को विजिट किया था। तो जो दोस्त कंट्रीज होती हैं उनसे मांगना चाहिए था कि भाई हमारी वहाँ क्राइसिस चल रहा है, हमें प्लीज़ हेल्प आउट करो। तो यहाँ पर हमें डिप्लोमेसी जो है वो बिल्कुल वीक नज़र आती है। डिस्क्रेडिट कौन होता है यहाँ पर? मलिक गुलाम मोहम्मद और ख्वाजा नाजिमुद्दीन होते हैं। यार कुछ ना कुछ तो कर पाते ये लोग। तो इस बंदे को निकाल दिया गया इसी वजह से कि भाई आपसे ये वीट क्राइसिस जो है या फूड शॉर्टेज है वो कवर नहीं हो रही आपसे। और मजे की बात, इसको कवर भी किसने किया? आने वाले प्राइम मिनिस्टर ने। और आने वाला प्राइम मिनिस्टर तो कौन था? वो एक एक्टिंग एम्बेसडर था यूएस में। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आपका जो एक्चुअल एम्बेसडर है उसकी जगह पर थोड़ी देर के लिए टेम्पररी बेसिस पर बंदा काम कर रहा है, उसने पाकिस्तान के लिए वीट अरेंज करके दी है, लॉबी करके पाकिस्तान के लिए वीट अरेंज करके दे दिए। तो उसको उसके क्रेडिट के तौर पर प्राइम मिनिस्टर बना दिया। भाई क्या बात है भाई! ये तो हमारी पॉलिटिक्स चल रही है, मतलब एक काम अच्छा क्या कर दें उस पर जो है प्राइम मिनिस्टर बना दें। सो हमें ये नज़र आता है कि मलिक ग़ुलाम मोहम्मद का दौर जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्टेबल रहा है। इंस्टेबल होने की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क हुआ है, और इसके अलावा जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म बढ़ी है। ठीक है, ये हो गया आपका मलिक ग़ुलाम मोहम्मद के टाइम पीरियड से। और इसके बाद आखिरी जो है वो कौन सा है? सिकंदर मिर्ज़ा का टाइम पीरियड। आपको पता है मैंने 1 यूनिट स्कीम को मैंने स्किप कर दिया था सक्सेसेस में। है उसकी सक्सेस, लेकिन हम नहीं चाहते कि डबलिंग हो।
सक्सेस में भी आए और फेलियर में भी आए। वन यूनिट स्कीम ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ईस्ट पाकिस्तानीज दे सीरियसली क्रिटिसाइज द वन यूनिट स्कीम। वन यूनिट स्कीम है क्या, ये मैं बता दूं आप लोगों को। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान की जो बार बार की जो नाराज़गी है कि भाई आप लोग जो है हमें इग्नोर करते हो, हमारी मेजॉरिटी है फिर भी हमें राइट्स नहीं देते हो, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उसको काउंटर करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, पाकिस्तान के जो लेफ्ट के एरियाज हैं, वेस्ट के एरियाज हैं, उसमें एक मिनट बच्चों, टाइम ख़त्म हो रहा है। मैं आपको रफली में बता दूं कि वन यूनिट स्कीम जो है वो वेस्ट के जो प्रोपोर्शंस हैं उनको मर्ज करके प्रिंसली स्टेट्स के साथ एक यूनिट बनाने का तरीका है। ईस्ट पाकिस्तान कहता है भाई आप लोग हमें सिर्फ काउंटर करने के लिए सब कुछ कर रहे हो। हम लोग पहले 56% थे, वन यूनिट स्कीम की वजह से हम लोग